आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है आपके प्रश्नमाला 4 कक्षा 10 है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएँ। तो मैं इस वीडियो में आपको इसका जो बेसिक है वो क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 चर, ये चर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे चर, ठीक है, और एक होता है अचर। आपने सुना होगा चर और अचर। अब ये क्या होते हैं, चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं, ठीक है ना। चर का मतलब ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है, यानी ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है, ठीक है ना। जैसे x का मान कभी 2 आ जाता है, कभी 4 आ जाता है, ठीक है ना। x, y, z, w, ठीक है ना, इस तरह के p, q, r, ये ऐसी राशि होती है जिनका मान बदलता रहता है। जैसे यहाँ पे एक समीकरण देख लीजिए, 2x + 1। अब अगर मैं यहाँ पर x का मान 1 रखूँगा, इसमें x का मान 1 रखूँगा, तो 1 x की जगह 1 + 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर x का मान 2 रखूँगा, ठीक है, तो 2 × 2 + 1 यानी कितना हो गया, यहाँ पे x का मान 5 आ गए। तो यहाँ पे बदलता रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे x का मान 2 रखने पे 5 आया, 1 रखने पे 3 आया, तो ठीक है ना, बदलता रहता है। इसी तरह अचर राशि क्या होती है, ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता नहीं है, यानी ऐसी राशियाँ जिनका मान क्या है, बदलता नहीं है। जैसे 1, हम 1 को 1 ही बोलेंगे, 2 नहीं बोल सकते हैं। 2, 3, 4, 4 को हम 4 ही बोलेंगे, 5 नहीं बोल सकते हैं, या 3 नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर 5 है तो 5 को हम 5 ही बोलेंगे, उसको 4 या 6 या 9 कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता नहीं है वो तो होती है अचर राशियाँ, और ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता है वो होती है चर राशियाँ, ठीक है। ये आगे। अब यहाँ पे आते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मतलब देखो, सबसे पहले आपको बता देता हूँ समीकरण क्या होता है। समीकरण, या इसे हम बोल सकते हैं सरल समीकरण। क्या बोल सकते हैं इसको हम, सरल समीकरण। ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप समझ लो। अब सरल समीकरण या समीकरण क्या होता है, जिसके अंदर एक चर राशि हो, एक अचर राशि हो और बराबर का चिन्ह हो। क्या क्या होना चाहिए, चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इसमें बराबर होना चाहिए। वो तीनों अगर हो तो उसे हम सरल समीकरण या समीकरण बोल सकते हैं, ठीक है ना। चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसके अंदर एक बराबर होना चाहिए। जैसे 2x + 1 = 5। देखिए चर भी है, अचर भी है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि कितने हैं, लेकिन होने चाहिए, और उसके अंदर ये बराबर है। और जो चर की जो घात है, चर की घात वो 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1, मतलब धनात्मक होनी चाहिए, माइनस की नहीं होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए 1। तो यहाँ पे 1 ही है x, इस तरह। इसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम रैखिक समीकरण। तो अगर लिखते रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। यानी जिसके अंदर चर हो, अचर हो, बराबर हो, और जो चर की घात है वो क्या होनी चाहिए, आपके 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये रैखिक समीकरण हो गया। अब इसके अंदर आता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। कितने चर वाले, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर का मतलब क्या है, ऐसा समीकरण जिसके अंदर सिर्फ चर एक ही हो। कितना हो, एक चर हो।
जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं आपके 2x + 1 = 5। देखिए इसके अंदर सिर्फ एक चर है, इसलिए हम इसे एक चर वाला समीकरण बोलते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण हम इसे बोलते हैं। अगर इसका व्यापक रूप लिखने के लिए बोले, आपको क्या बोले, व्यापक रूप, तो इसका जो व्यापक रूप हम लिखेंगे वो होता है ax + b = 0। ये होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ये आपको याद रखना है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि आपके इस मतलब पाठ्यक्रम में है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना। अब यहां पे देखो, जैसे 2x + 3y + 4 = 0। ठीक है ना। देखो इसके अंदर 1 और 2x हो गए। ठीक है ना। इसका जो व्यापक रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, कितने चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax + by + c = 0। ये होता है। और a, b और c यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्या, यानी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, माइनस के भी हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है ना। वास्तविक में सारी संख्या आ जाती है, वास्तविक संख्याएं है, यानी a b c क्या है, यहाँ पर वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये दो चर वाले हो गए, यानी इनके अंदर दो चर हैं, ये एक चर वाले, लेकिन आपके जो इस प्रश्नावली में है वो है आपके दो चर वाले। ठीक है। अब जैसे ये तो एक समीकरण हो गया, अगर मैं एक समीकरण और लूँ, दूसरा समीकरण, जैसे 4x + 5y + 9 = 0, ये भी दो चर वाला है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है चर x y हो, वहाँ पे p q भी हो सकता है, wx भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए x y लिया, क्योंकि ज़्यादातर x y आते हैं, वहाँ पे आपके wx भी हो सकता है, y z भी हो सकता है, p q भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये होता है आपके दो चर वाले। अगर देखो यहाँ पे दो चर वाले समीकरण लेता हूँ मैं, दो समीकरण तो लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ax + by + c = 0, इस a1 b1 और c1। इसी तरह इसको लेता हूँ मैं अगला, a2x + b2y + c2, ये 0। दो समीकरण हो गया, पहले का a1 b1 और c1, इसको मैं ये मानूं, दूसरे को a2 b2 और c2 ये मानूं। अब देखो इसमें जो x और y है, x व y के मान ज्ञात करने की जो विधियां है वो है चार विधियां। कितनी विधि हैं, चार विधियां। कितनी विधियां यहाँ पे, चार विधियां। जो सबसे पहली विधि है वो है आपके प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, ठीक है, तीसरी है आपके वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, और जो चौथी है आपके ग्राफीय, या इसे आप आलेखीय विधि भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसे आप, आलेखीय विधि भी बोल सकते हो। आपके इस प्रश्नावली के अंदर ये एक विधि है जो कि आपको यहाँ पे समझनी है। ये तीन विधि आपने 9th क्लास में पढ़ ली होगी, ठीक है ना। यहाँ पे आप सिर्फ एक विधि पढ़ोगे, कौन सी, ग्राफीय या आलेखीय। अब अगर हम यहाँ पे तुलना करते हैं, जो ये समीकरण दे रखे हैं आपको, उनके साथ ये अचर पद है, इनकी अगर हम तुलना करें, क्या करें, इनकी हम तुलना, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए तुलना करते हैं, तो तुलना करने का मतलब है कि इनकी प्रकृति कैसी होगी और इनके युग्म कैसे होंगे, ठीक है। तो अगर देखो पहला यहाँ पर, अगर a1/a2, यानी इन दोनों की तुलना करने पे a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो तीसरा भी बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तीसरे की करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ये दो बराबर नहीं है। तो इसका जो हल होगा वो कैसा होगा, इसका हल होगा इसका अद्वितीय,
अद्वितीय, यानी एक ही मान आएंगे, जो x और y के मान आएंगे वो एक ही मान आएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, और इनकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वो होगी आपके प्रतिच्छेदी रेखा, यानी जो ये दो मान आएंगे वो आपस में एक दूसरे को इस तरह काटेंगे, और इनका जो युग्म होगा वो कैसा होगा, युग्म कैसा होगा, संगत होगा। ध्यान रखना है, अगर आपने दो समीकरण की तुलना की उनके अचर पदों की, और a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के, तो इसका मतलब समझ लेना कि वो अद्वितीय हल होगा उसका, उसकी जो प्रकृति है वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी और युग्म संगत होगा। तो आपको आगे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो समीकरण है उसमें आपको उनका युग्म बताना, तो इस तरह आपको सरल करना है, यानी a1 बटा a2 निकालना है और b1 बटा b2 निकालना। अगर वे दोनों बराबर नहीं हैं तो इसका मतलब वे संगत है। इसी तरह देखो अगला, यहाँ पर अगर a1 बटा a2 बराबर है किसके, b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2 के, ये दोनों तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो इनका जो हल होगा वो कोई नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। और इनकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, यानी इन दोनों रेखाओं की समांतर रेखा होगी। कैसी होगी, समांतर रेखा, यानी इस तरह की रेखा होगी। और इनका जो युग्म होगा वो क्या होगा, यहाँ पे असंगत। कैसा होगा यहाँ पे युग्म, असंगत युग्म होगा। और ऊपर वाले में कैसा था, संगत युग्म था। ये ठीक है। अगला जो है तीसरा, अगर तीनों बराबर हो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर हम तुलना करेंगे और तीनों का मान अगर बराबर हो, इन तीनों का मान क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना। अगर हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आप अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे। यहाँ पे अगर ये तीनों बराबर हो तो इनके जो हल होंगे वो कैसे होंगे, अनंत हल। कैसे होंगे, अनंत हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे इसके। और इनकी जो मतलब प्रकृति होगी वो होगी आपकी संपाती रेखा। कैसी होगी, संपाती रेखा, यानी इसका मतलब वो एक रेखा है उसके ऊपर दूसरी रेखा आएगी, ठीक है ना, उसके ऊपर दूसरी रेखा। जैसे ये पहली रेखा है ए बी और इसके ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाएगी आपके पी क्यू, ठीक है ना, उसके ऊपर ही आएगी। और इनका जो युग्म होगा वो कैसा होगा, संगत युग्म होगा। देखो दोनों एक दूसरे को काटती है, इसका मतलब संगत, और दोनों एक दूसरे को नहीं काटती, इसका मतलब असंगत। तो ये आपको आगे समझना है कि किस तरह है आपको उनकी तुलना करनी है, कि अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये उसका संगत युग्म संगत होगा, प्रतिच्छेदी होगा प्रकृति, और अद्वितीय हल होंगे, ठीक है, यानी एक के अलावा कोई दो नहीं होगा, ठीक है, अद्वितीय। उसके बाद a1 बटा a2, अगर ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो समांतर होगा उसकी प्रकृति, समांतर रेखा, और उनके युग्म असंगत युग्म होंगे और कोई हल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसमें एक ही मान आएगा x और y का, इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि कोई हल नहीं है, क्योंकि समांतर है, एक दूसरे को आपस में नहीं काटेगी। और इसके अंदर अनंत हल होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरी रेखा एक के ऊपर ही है। तो ये आपको ध्यान में रखना, कौन सी, ये आपको सारणी है एक ध्यान में रखना है, ताकि आप आसानी से इसके क्वेश्चन आगे कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये तुलना करने में आगे वीडियो में जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहाँ समझा दूंगा। अब आता है आपके यहाँ पर असमीकाय। ये असमीकाय क्या है, जैसे अभी आपने समीकरण पढ़ा है, ठीक है ना, क्या पढ़ा आपने, समीकरण। जैसे एक चर वाले रैखिक समीकरण आपने पढ़े हैं, तो उनका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी बराबर 0, ये होता है। या इसको आप लिख सकते हो 2x प्लस 3 बराबर 0, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है। अगर इस बराबर की जगह ये चिन्ह आ जाए आपके सामने, ये चार चिन्ह, ठीक है ना, ये चार चिन्ह आ जाए तो इसका मतलब वो क्या बन गई, अब समीकरण नहीं होके क्या बन गई, असमीकाय। जैसे ax प्लस बी, ये चिन्ह, उसके बाद 0, उसके बाद ax प्लस बी, ये 0, उसके बाद ax प्लस बी, ये चिन्ह, उसके बाद 0, ax प्लस छोटा बड़ा का जो चिन्ह है, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है ना, फिर b
बराबर, इसका मतलब है देखो ये मुंह जिस तरफ खुला रहता है उसका मतलब वो संख्या क्या है, बड़ी है। इसका मतलब है बराबर भी हो सकता है, बड़ा या छोटा भी हो सकता है। ये जो चिन्ह है ना, इन दोनों का मतलब है या तो वो बराबर भी हो सकते हैं या वो छोटा या बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे 5, ठीक है, और x का मान, अब इसका मतलब ये है कि यानी जो ये x का मान है, x का मान है, ये देखो 5 बड़ा है, तो ये मतलब दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ये दोनों बराबर भी हो सकता है। और x का मान क्या है, वो 5 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए आप, मतलब छोटा हो सकता है, क्योंकि ये छोटा है ना, तो 5 बड़ा है तो छोटा भी हो सकता है या उसे बराबर भी हो सकता है, ये होगा इसका मतलब। अब यहाँ पे ये असमीकाएं बन गई एक चर वाले रैखिक समीकरण में। अब आपके इस चैप्टर में है 2 चर वाले, ठीक है ना, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यानी इस बराबर की जगह ये चारों चिन्ह आना चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी ये वाला 0, फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है 0, फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी, फिर ये 0, फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी ये 0, ठीक है ना। इस तरह ये इसका क्या होगा, व्यापक रूप होगा। ये असमीकाएं कहलाती है। बराबर का चिन्ह नहीं है, चर है, अचर है, ठीक है, और बराबर नहीं है, और ये चिन्ह है छोटे बड़े यानी ग्रेटर देन और लेस देन के चिन्ह हैं, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, आपके असमीकाएं होंगे। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, तो इसका मतलब इसको असमीकाएं बनाना है। क्या बनाना है, इसको असमीकाएं बनाना है। तो 3x प्लस 4y प्लस 5, और इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये चिन्ह यहाँ पर 3x प्लस 4y प्लस 5 ये भी हो सकता है। उसके बाद 3x प्लस 4y प्लस 5 ये भी हो सकता है। उसके बाद 3x प्लस 4y प्लस 5 ये भी हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह के अगर असमीकाओं को वापस समीकरण बनाना है तो इसकी जगह क्या लगा दो आप, बराबर का चिन्ह लगा दो, तो वो क्या बन जाएंगे, समीकरण बन जाएंगे। और अगर बराबर की जगह आप ये चारों चिन्ह में से कोई भी लगा तो वो क्या बन जाएंगे, असमीकाएं। फिर आप उनको बोलेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकाएं, असमीकाएं, समीकरण नहीं होते, वो असमीकाएं होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।